Hello and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend ज्योतिष गुरुश्री इंद्रजीत। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एक प्लैनेट जो रिजल्ट देता है, जिस घरों का रिजल्ट देता है, जिस हाउसेस का रिजल्ट देता है किसी एक बर्थ चार्ट में, वो कौन कौन भाव होते हैं, कौन कौन हाउसेस होते हैं जिसके साथ वो संबंध बनाता है। ऐसे बहुत केसेस में देखे जाते हैं एक प्लैनेट 7th हाउस में बैठा है, फिर भी चाहे वो महादशापति हो, अंतरदशापति हो या प्रत्यंतर दशापति हो, फिर भी वो मैरिज नहीं देता है। 7th हाउस से मैरिज देखा जाता है, बिजनेस या पार्टनरशिप भी देखा जाता है, लेकिन उसने अपनी दशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा किसी में भी ऐसा कोई रिजल्ट नहीं दिया। कोई प्लैनेट 10th हाउस में बैठा है, आपके बर्थ चार्ट में आपने देखा वो प्लैनेट 10th हाउस में बैठा है। 10th हाउस मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, प्रोफेशन है, कामकाज है, तो इसके साथ जुड़ा हुआ कोई रिजल्ट वो प्लैनेट अपनी महादशा में या अंतरदशा में या प्रत्यंतर दशा में होना चाहिए, देना चाहिए, या उसके साथ संपर्कित कुछ देना चाहिए। लेकिन देखा जाता है कि वो प्लैनेट अपनी महादशा में या अंतरदशा में ऐसा कोई रिजल्ट नहीं दिया, यानी वो 10th हाउस का रिजल्ट दिया ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? एस्ट्रोलॉजर्स कुछ केसेस में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, कुछ लोग अपने बर्थ चार्ट को देख के कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि ये बैठा तो है 10th हाउस में, लेकिन 10th हाउस का कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है, 7th हाउस में बैठा है, कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो आज हम लोग बताने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कोई प्रश्न है तो अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एक प्लैनेट किसी एक हाउस के साथ जो संबंध बनाता है, जो हाउस के साथ वो रिलेट होता है, तभी जाके वो प्लैनेट उस हाउस का रिजल्ट देगा आपको। तो कोई एक प्लैनेट किसी एक हाउस के साथ संबंध कैसे बनाता है, क्योंकि जब वो संबंध बनाएगा तभी जाके उस हाउस का रिजल्ट देगा। तो एक एग्जाम्पल चार्ट बना के आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि वो प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट किसी एक या एक से ज्यादा हाउसेस के साथ संबंध कैसे बनाता है। जब भी वो संबंध बनाएगा तभी जाके वो उस हाउस का रिजल्ट आपको देगा। तो आइए देख लेते हैं। मान लीजिए एक लग्न मान के चलते हैं, किसी का लग्न लियो है, ये एसेंडेंट है या लग्न है, ये मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ईस्ट इंडियन स्टाइल है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क ऐसे जा रहा है। लग्न यहां पे ले लिया है 1 2 3 4 5, 5 नंबर राशि यानी सिंह राशि। तो यहां पे लग्न बैठा है तो सिंह लग्न। तो सिंह लग्न के लिए मान लीजिए किसी का ये होगा 10th हाउस, तो ये मान लीजिए 10th हाउस है, मान लिया। मान लीजिए ये 10th हाउस का जो डिग्री है वो कुछ 20 डिग्री ऐसा कुछ है, 20 डिग्री 0 मिनट ये लॉन्गिट्यूड है 10th हाउस का। लग्न कुछ है, मान लीजिए 8 डिग्री 1 मिनट ऐसा कुछ मान लेते हैं। लग्न भाव कितने हैं? सिंह राशि में लग्न भाव 8 डिग्री 1 मिनट, और 10th हाउस यहां पे है मेष, वृषभ राशि में 10th हाउस 20 डिग्री 0 मिनट। तो इसमें मान लीजिए मंगल बैठा है, मार्स, मंगल बैठा है 10th हाउस में, और मान लीजिए ये 10th हाउस में आपके 29 डिग्री में बैठा है, 29 डिग्री 0 मिनट। इसको एक काम कीजिए, इसको 10 डिग्री कर लेते हैं, 10 डिग्री, 10 डिग्री कर लिया 10th हाउस को, और मार्स यानी मंगल को 29 डिग्री में बिठा दिया। अब इसमें देखिए, एक प्लैनेट किसी एक हाउस का रिजल्ट देगा जब सबसे पहला नंबर पॉइंट है कि वो प्लैनेट उस हाउस में बैठा है। यहां पे मंगल 10th हाउस में देखिए बैठा है, 10th हाउस 10 डिग्री से शुरू हो रहा है, मंगल 29 डिग्री में है, 10th से ज्यादा, तो ये 10th हाउस में तो बैठा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, कोई भी एक प्लैनेट सेंसिटिव पॉइंट या मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट के जितना करीब होगा वो उतना ही उस हाउस का रिजल्ट देगा। अब ये मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट एक एक घर का कितना होता है वो डिपेंड करता है लग्न भाव के लॉन्गिट्यूड के ऊपर। यहां पे लग्न भाव देखिए 8 डिग्री 1 मिनट है, 8 डिग्री 1 मिनट। तो सारे जो हाउसेस होंगे लग्न
के साथ साथ सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, 10th हाउस, कोई भी हो, सबका इफेक्टिव पॉइंट होगा 8 डिग्री। जो भी प्लैनेट 8 डिग्री के आसपास होगा, आप 10 डिग्री तक कम ज्यादा कर सकते हैं, तो वो प्लैनेट उसी हाउस में बैठा है। यहां पे 10th हाउस, यहां पे लग्न 8 डिग्री है, तो 10th हाउस का इफेक्टिव पॉइंट होगा 8 डिग्री। तो यहां पे 10 डिग्री है, लगभग 8 डिग्री के करीब है, तो 10th हाउस का इफेक्टिव पॉइंट 10 डिग्री ठीक है, 8 डिग्री 10 डिग्री ठीक है। अब मंगल देखिए 29 डिग्री में बैठा है, 10 डिग्री से कितना दूर, 19 डिग्री दूर। मैंने क्या कहा, इफेक्टिव पॉइंट से 10 डिग्री डिफरेंस आप ले सकते हैं। तो इफेक्टिव पॉइंट 10th हाउस का कितना था, 8 डिग्री, क्योंकि लग्न 8 डिग्री में है, तो 8 डिग्री से 10 डिफरेंस करेंगे तो 18 डिग्री। तो मंगल अगर 18 डिग्री के अंदर होता, 18-19 डिग्री में, तो ये 10th हाउस का जोरदार रिजल्ट देता। लेकिन मंगल कितना है, 18 डिग्री में नहीं है, 29 डिग्री में है। तो मंगल अगर 27 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री ऐसे में रहेगा, तो ये इफेक्टिव पॉइंट जो 8 डिग्री है उससे कहीं ज्यादा दूरी में है। तो 10th हाउस का रिजल्ट मंगल जोरदार तरीके से दे ही नहीं रहा है। मंगल 10th हाउस में ही बैठा है। आप कहोगे दिग्बली है, ये है, वो है, वैसे लास्ट डिग्री में आ गया तो आप कहोगे कि ये थोड़ा कमजोर पड़ गया है। आप इसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं, 29 को घटा के आप 26 कर दीजिए, 26 कर देंगे, तभी भी 16 डिग्री का अंतर है, तभी भी 16 डिग्री का अंतर है। 8 डिग्री इसका इफेक्टिव पॉइंट है, और मंगल अगर 26 में है तो 16 डिग्री डिफरेंस हो जाएगा 10 से, और 8 से लेंगे तो और भी ज्यादा हो जाएगा, तो इफेक्टिव पॉइंट से फिर भी दूर। तो मंगल चाहे 25-26 किसी में भी रहे, इफेक्टिव पॉइंट से वो दूर है, इसीलिए वो 10th हाउस का रिजल्ट जोरदार तरीके से नहीं देगा। 10th हाउस का रिजल्ट वो देगा, कितना देगा, 10% देगा, 15% देगा, लेकिन 10th हाउस का रिजल्ट उस तरीके से जोरदार नहीं देगा। 10th लॉर्ड को देखना पड़ेगा क्या वो इस 10th हाउस का रिजल्ट दे सकता है कि नहीं। तो मंगल 10th हाउस में बैठा है, फिर भी अपनी दशा अंतरा में 10th हाउस का रिजल्ट आपको लगभग ना के बराबर लगेगा, 10-20%, 10%, 15% लगेगा। पहला पॉइंट हो गया कि प्लैनेट जिस जगह बैठा है उस घर का रिजल्ट देगा, तो कितना देगा, कब देगा। तो इफेक्टिव पॉइंट है 10th हाउस का 8 डिग्री, मंगल को उसको करीब रहना पड़ेगा, 10 डिग्री, 12 डिग्री, 13 डिग्री, 14 डिग्री, ठीक है। तो 8 डिग्री से 10 यानी 18 डिग्री के अंदर मंगल को होना पड़ेगा यहां पे, क्योंकि लग्न इफेक्टिव पॉइंट है 8 डिग्री, तो सारे घर का इफेक्टिव पॉइंट 8 डिग्री होगा। तो पहला पॉइंट, प्लैनेट जिस घर में बैठा होता है उस घर का रिजल्ट वो कब देगा। नेक्स्ट मान लीजिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सिंह लग्न है, मंगल को लेके ही चलते हैं, ये सिंह लग्न है। तो मंगल कौन है, मंगल वृश्चिक और मेष का अधिपति है। ये सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, तो ये चौथा घर है। मंगल चौथे घर का मालिक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9th हाउस। तो मंगल चौथे और 9th हाउस का ओनर है, तो मंगल को चौथे और 9th हाउस का रिजल्ट देना पड़ेगा। ये मंगल के अंदर जरूर है। पहले मंगल 10th हाउस में बैठा है, तो मंगल के अंदर क्या आ गया, मंगल के अंदर मार्स के अंदर 10th आ गया। वैसे यहां पे 10th उतना आया नहीं है, चौथा आ गया, 4th आ गया, और उसके साथ साथ 9th आ गया, 10th आ गया, 4th आ गया, 9th आ गया। 10th उतना आया नहीं है, लिखने के लिए हम लिख रहे हैं कि मंगल जहां बैठा है तो 10th का रिजल्ट दे रहा है, उसको मान के चले तो 10th भी दे रहा है, और 4th और 9th भी लिख लिए। तो मंगल के अंदर ये सारे हाउस आ गए। तो मंगल अपनी दशा अंतरा में 4th और 9th अच्छा देगा, 10th उतना नहीं देगा दशा या अंतरा में। 4th 9th क्या होता है हिसाब के अनुसार देखना पड़ेगा। 4th और 9th दोनों ही एजुकेशनल हाउसेस है, 4th हाउस शिक्षा है, 9th हाउस भी शिक्षा है, 4th से बिल्डिंग प्रॉपर्टी भी देखी जाती है। तो मंगल अपनी दशा अंतरा में ऐसा कुछ दे सकता है। 9th हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल भी है। तो ये मंगल जहां बैठा है और जिस घर का ओनर है, उसके बाद क्या देखना है, मंगल जहां बैठा है वहां से किस घर को वो एस्पेक्ट दे रहा है, दृष्टि डाल रहा है। मंगल कहां हम ले लिए थे, यहां पे मंगल को ले लिए थे, वृषभ राशि पे मंगल को ले लिए थे। मंगल को कितना 26 डिग्री में रख लेते हैं, 26 डिग्री में मंगल को रख लेते हैं, 26 डिग्री में।
और मान लीजिए वृषभ राशि में और रवि को यहाँ पे ले लेते हैं, जहाँ पे लग्न लिखा है, ये लग्न 8 डिग्री में है, 8 डिग्री 1 मिनट में, तो यहाँ पे सन ले लेते हैं, सन को 5 डिग्री में रख लेते हैं। सिंह राशि में लग्न में रवि बैठा है 5 डिग्री में, तो मंगल यहाँ पे 26 डिग्री में है, तो मंगल कहाँ पे दृष्टि डाल रहा है? मंगल का चौथा एस्पेक्ट होता है एंटी क्लॉकवाइज, चौथा दृष्टि, तो 1 2 3 4 मंगल रवि को देख रहा है। और ये आपका लग्न भाव है, एसेंडेंट है, सिंह लग्न 8 डिग्री। अब देखिए रवि है 5 डिग्री में, मंगल 26 डिग्री में है। प्लैनेट जिस डिग्री में है, जिस लॉन्गिट्यूड में है, जहां पे वो दृष्टि डालेगा, उसका जो दृष्टि देने का जो तरीका है वो उसके खुद के डिग्री के आसपास होनी चाहिए। मंगल 26 में है तो 1 2 3 4 फोर्थ एस्पेक्ट जा रहा है लियो में, सिंह में, तो वहां पे वो जो दृष्टि डाल रहा है वो दृष्टि उसकी 26 के आसपास होनी चाहिए। आप 5 डिग्री कम ज्यादा कर सकते हैं, यानी 26 डिग्री से 5 कम या 26 से 5 ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन रवि कितना में है? 5 डिग्री में। 26 और 5 में बहुत अंतर है, 26 और 5 में कई ज्यादा डिफरेंस है। और मंगल 26 में है तो 26 के आसपास होनी चाहिए रवि, तब जाके ये दृष्टि इफेक्टिव होगा। तो मंगल रवि को वैसे तो देख रहा है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के नियम के अनुसार 1 2 3 4 फोर्थ एस्पेक्ट से मंगल रवि को देख रहा है, लेकिन ये दृष्टि से मंगल और रवि कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो दृष्टि के हिसाब से मंगल इस घर के साथ कनेक्ट या संबंध नहीं बनाया है। ये घर लग्न है तो मंगल लग्न घर के साथ संबंध नहीं बनाया है, फिर भी उसका दृष्टि वहां पे जा रहा है, एस्पेक्ट उसका जा रहा है, वो देख रहा है, लेकिन वो लग्न भाव के साथ संबंध नहीं बना। यही अगर मंगल आपका मान लीजिए 15 डिग्री में होता, 15 डिग्री में होता, तो यहां पे वो 15 डिग्री में अपना दृष्टि डालता, और रवि को मान लीजिए 10 डिग्री में यहां पे बैठा है, तो ये 15 है, ये 10 है, तो 5 का अंतर है, चलेगा। तो यहां पे मंगल रवि को दृष्टि डाल रहा है, एस्पेक्ट दे रहा है, तो लग्न भाव के साथ मंगल का यहां पे संबंध बन जाता। तो यहां पे हम लग्न यानी फर्स्ट हाउस भी ले लेते हैं, तो मंगल फर्स्ट हाउस का रिजल्ट भी देगा। फर्स्ट हाउस के साथ मंगल का संबंध बन गया। 10th हाउस में बैठा था, मान के चले थे, 4th और 9th का ओनर है, लग्न में कास्ट कर रहा है अपना दृष्टि, तो उसके साथ भी संबंध बनाए, तो इतने सारे हाउस का वो रिजल्ट देगा अपनी दशा या अंतरा में। इस तरीके से देखे जाते हैं दोस्तों कि एक प्लेनेट अपनी दशा अंतरा में कौन कौन से वो घर है जिसका वो रिजल्ट देगा। नेक्स्ट पॉइंट है मंगल जिस प्लेनेट के, मंगल को लेके ही बताते हैं, मंगल जिस प्लेनेट के नक्षत्र में है, जिसके नक्षत्र में है, तो मंगल मान लीजिए यहाँ पे मेष, ये वृषभ राशि है, तो यहाँ पे अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी ऐसे सारे नक्षत्र आते हैं, तो अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी, रोहिणी मान के चलते हैं, तो रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है। मान लीजिए मंगल कुछ ऐसा डिग्री में है कि वो रोहिणी नक्षत्र में आता है। मंगल का स्टार लॉर्ड, मंगल जिसके नक्षत्र में है वो रोहिणी है। अब इस नक्षत्र का मालिक है चंद्रमा, तो चंद्रमा ये कर्क राशि का ओनर है, ये 12th हाउस है, ये 12th हाउस है, क्योंकि ये सिंह लग्न है, तो चंद्रमा 12th हाउस का ओनर है। तो मंगल अगर रोहिणी नक्षत्र में होता तो वो चंद्रमा जिस घर का मालिक है यानी 12th, उसका रिजल्ट देता, तो मंगल के अंदर 12th हाउस का रिजल्ट आ जाता। मंगल अगर रोहिणी नक्षत्र में होगा तो उसका रिजल्ट वो देगा चंद्रमा। अब ये चंद्रमा जो 12th हाउस का लॉर्ड है वो इस चार्ट में कहीं बैठा होगा, मान लीजिए मंगल मून यानी चंद्रमा यहाँ पे बैठा है मकर राशि में, तो वो लग्न के हिसाब से 1 1 2 3 4 5 6 ये 6th आ जाता, तो मंगल के अंदर ये 6th हाउस का रिजल्ट भी आएगा। तो जिसका नक्षत्र में होगा मंगल, वो नक्षत्र का सो स्वामी प्लैनेट है, जैसे रोहिणी में है मान के चल रहे थे, तो रोहिणी का जो ओनर है मून, वो कहां बैठा है 6th, और किसका लॉर्ड है 12th, तो 6 और 12 का रिजल्ट भी मंगल देगा। लेकिन 6 और 12 में कौन सा ज्यादा देगा? 6 ज्यादा देगा, 12th से ज्यादा 6 देगा, क्योंकि मून वहां पे बैठा है, ये मान के चल रहे हैं 6th में बैठा है, तो मार्च 6th का रिजल्ट 12th से ज्यादा देगा, 12th का भी देगा,
कम देगा, 6th ज्यादा आ जाएगा मंगल के अंदर। ऐसे देखे जाते हैं दोस्तों कि एक प्लेनेट अपनी महादशा में, अंतरा में या प्रत्यंतर दशा में कौन कौन से वो घर है जिसको वो एक्टिव करता है। जहां बैठा है वो हो गया, जिस घरों का वो ओनर है वो हो गया, जिस जगह में वो अपना दृष्टि डाल रहा है वो हो गया, जिसके नक्षत्र में है, जो नक्षत्रपति प्लैनेट है वो कहां बैठा है वो भी हो गया। चारों पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है ये मंगल नवांश कुंडली में D9 चार्ट में कहां बैठा है। ये D9 चार्ट में कहीं पर भी बैठा होगा। मान लीजिए ये जो मंगल है नवांश कुंडली में D9 चार्ट में, अगर इसको D9 मान के चले, मान लीजिए मंगल यहां पे बैठा है कन्या राशि में, ये सिंह है ये कन्या है, तो मान लीजिए कन्या राशि में मंगल बैठा है नवांश कुंडली में D9 चार्ट में। तो कन्या राशि में है तो बुध के नवांश में है। अब बुध इस बेसिक चार्ट में, D9 नहीं, बेसिक चार्ट में बुध कहीं पर भी बैठा होगा। बुध मान लीजिए यहां पे बैठा है बेसिक चार्ट में, लग्न चार्ट में, लग्न कुंडली में बुध मान लीजिए यहां बैठा है। मंगल नवांश कुंडली में कन्या में बैठा है, बुध के नवांश में बैठा है, और बुध बेसिक चार्ट में मान लीजिए लग्न कुंडली में इस में एरीस में यानी 9th हाउस में बैठा है। सिंह लग्न की कुंडली है तो बुध 9th हाउस में बैठा है, तो मंगल 9th हाउस का रिजल्ट भी देगा। वैसे तो यहां पे मंगल 9th हाउस का लॉर्ड भी है 4 और 9 का, लेकिन जिसके नवांश में है वो भी बेसिक चार्ट में 9th में बैठा है, तो मंगल 9th हाउस का रिजल्ट भी देगा। अगर बुध 12th में बैठा होता तो मंगल 12th का भी रिजल्ट देता। ऐसे होते हैं सारे हाउसेस जिसके साथ वो संपर्क बनाएगा। अब कौन कौन से ये जो सारे हाउसेस है आप देखेंगे तो भाई बहुत सारा हो गया, इतने सारे हाउसेस के साथ उसका संपर्क हो गया, कौन सा ज्यादा होगा? सारे इक्वली नहीं है, सारी इक्वली स्ट्रांग नहीं है। किस किस घर का रिजल्ट ज्यादा देगा वो है सबसे पहले जहां बैठा है। 10th में तो ठीक ठाक बैठा नहीं था, तो अगर मान लेते हैं कि 10th में बैठा है तो जहां बैठा है एग्जैक्टली उसका रिजल्ट देगा। अगर 10th पे हमारे हिसाब से वो 10th पे नहीं बैठा था, काफी दूर था, तो 10th छोड़ के लगभग 11th के तरफ जा रहा है, तो 10th और 11th मिला के एक मिला जुला रिजल्ट है मंगल के अंदर इस केस में। और अगर 10th में ठीक ठाक बैठा होता तो जहां बैठा है उसका रिजल्ट जरूर देगा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसका वो ओनर है 4th और 9th, इसका ओनरशिप उसके अंदर है, लेकिन उस ओनरशिप का रिजल्ट कम देता है। जिसके नक्षत्र में है वो रिजल्ट सबसे ज्यादा देता है। जैसे ये चंद्रमा के नक्षत्र में रोहिणी में मान के चले थे और चंद्रमा 6ठे घर में था, तो 6th का रिजल्ट सबसे ज्यादा देगा। जहां बैठा है 10th हो या 11th हो, जहां बैठा है उसका रिजल्ट, जिसके नक्षत्र में है उसका रिजल्ट, और उसके बाद जहां पे वो दृष्टि डाल रहा है, एस्पेक्ट डाल रहा है। अब ये एस्पेक्ट वाला फल हमेशा नहीं होगा, उसकी दशा या अंतरा में ही देखनी पड़ेगी। मंगल की दशा या अंतरा में जहां पे दृष्टि डाल रहा था, इफेक्टिव दृष्टि जहां पे जा रहा है, जिस घर के साथ संपर्क बना रहा है, यानी लग्न में जा रहा था तो लग्न के साथ संपर्क बनाएगा। तो ये सारे हाउसेस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नवांश वाला आता है, सीरियली है, ग्रेजुअली है। उसके बाद लास्ट में आता है जिसका वो ओनरशिप है, 4th और 9th का ओनर है, उसका रिजल्ट। तो ये सारे परसेंटेज के हिसाब से आता है। मंगल जैसे जैसे उसको मौका मिलेगा, अपनी महादशा में है तो सबसे पहले मंगल के साथ मंगल आएगा, उसके बाद कभी राहु आएंगे, कभी जुपिटर आएंगे, कभी सैटर्न आएंगे, तो एक एक करके सारे उसको एक्टिवेट करते जाएंगे। ये सारा जो हाउसेस है सबके साथ वो रिलेट करेगा जैसे जैसे उसको मौका मिलेगा। अब ये मौका कब मिलेगा उसको, इन सब हाउसेस में कौन से हाउस को एक्टिवेट करने में? महादशापति तो सारे हाउस को एक्टिवेट कर देते हैं, लेकिन अंतरदशापति सिलेक्ट कर लेता है, सिलेक्ट कर लेता है। मंगल के साथ जुपिटर है तो जुपिटर सिलेक्ट कर लेगा इनमें से किसी एक को, किसको एक्टिवेट करना है। मंगल अपने महादशापति में सारे हाउसेस को एक्टिवेट करके रखा है, अंतरदशापति सिलेक्ट करता है कि भाई उन सारे एक्टिवेटेड हाउसेस में कौन से हाउसेस को लेना है, वो सिलेक्ट करता है कि रिजल्ट क्या होगा। सबसे पहले सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, आप लोग बार बार सुनिएगा। कोई प्रश्न है तो कोई प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। इस तरीके से ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन यही तरीका होता है एक्चुअल एनालिसिस का कि एक प्लेनेट अपने दशा या अंतरा में कौन कौन से हाउसेस के रिजल्ट एक्चुअली में देंगे।
जहां बैठा है हमेशा उसी का रिजल्ट देगा ऐसा जरूरी नहीं है। इफेक्टिव पॉइंट के पास होना चाहिए, जिसके नक्षत्र में है, जिसके नवांश में है, जिस घर का वो ओनर है, ये सारा कुछ देखने के बाद पता चलता है कि अपने दशा या अंतरा में वो कौन कौन से हाउस का रिजल्ट आपको देगा। अगर वीडियो में नया कुछ सीखने को मिला, अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में बेहतरीन कुछ जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।